जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा की थी और आज की इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। देखिए आज के देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का अर्थ होता है किसी चीज का उपहास करना। तो लेखक किस चीज का उपहास करते हैं? तो लेखक इस बात का उपहास करते हैं कि आज के इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप राष्ट्रव्यापी है क्योंकि यह विडंबना हमारे राष्ट्र के संपूर्ण हिस्से में वायु की तरह फैली हुई है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? पोषक का अर्थ होता है, जातिवाद के पोषक का अर्थ हुआ कि जो इसके समर्थक हैं वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के समर्थक हैं, जो इसके सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जातिवाद के सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि जो हमारा समाज है, आधुनिक समाज, उसे कार्य कुशलता के लिए यानी सभी कार्य अच्छे से हों, इसलिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है और श्रम विभाजन भी जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, यानी जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन से ही आया है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? यानी जो जातिवाद के पोषक हैं उन्होंने जो तर्क दिया है उसके पक्ष में लेखक की क्या आपत्तियां हैं? तो लेखक आपत्ति बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी कार्य श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यानी जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन तो करता ही है, साथ साथ में श्रमिक विभाजन यानी लोगों को भी एक दूसरे को बांट देता है और इसके साथ ही विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देता है। यानी जो अच्छा काम करता है वो बड़ा है और जो छोटा काम करता है वो नीच है, ऐसा विभाजित वर्गों के साथ किया जाता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? यानी यह स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता हमारे समाज में, यानी अच्छा क्यों नहीं कहा जा सकता? देखिए जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण से ही माता पिता के सामाजिक स्तर और उनकी जाति के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जो मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। देखिए जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि इसका शॉर्ट आंसर है, क्योंकि यह जो व्यक्ति होता है उसके प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति के बिना होता है, यानी उस व्यक्ति को ख्याल किए उस व्यक्ति के बारे में जाने बिना उसके जाने उसके माता पिता के सामाजिक स्तर और उनके जाति के आधार पर उसको पेशा दे दिया जाता है, इसलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? देखिए इसका आंसर होगा, भारतीय समाज में जाति आधारित श्रम विभाजन है, यानी आपका जो जात होगा उसी के अनुसार आप काम कीजिएगा। श्रमिक की रुचि अरुचि का इस व्यवस्था में कोई महत्व नहीं रह जाता, यानी श्रमिक वह कार्य करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है उससे कोई मायने नहीं रखता। श्रमिक में किसी कार्य के प्रति अरुचि हो तो उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से नहीं कर सकता। जैसे हम लोग का भी कुछ करने का मन नहीं करता है तो हम लोग पूरे से अच्छे से उसे नहीं करते, बस टालते हैं उसे। ऐसी स्थिति में वह चाह कर भी अपना पेशा नहीं बदल सकता, क्योंकि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस स्थिति में वह बेरोजगार हो जाएगा और समाज में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार ये प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है बेरोजगारी का। देखिए यदि आपको किसी ऐसे काम में काम करने के लिए बोल दिया जाए जो आपको पसंद ना हो तो आप उसे क्या कीजिएगा? उसे पूर्ण मनोयोग से नहीं कीजिएगा, और ऐसी स्थिति में या तो आप उसे छोड़ दीजिएगा या फिर वैसे ही टालते हुए कीजिएगा, और यहाँ पे उनके छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो आपको दूसरा पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार यदि आप काम छोड़ देते हैं तो फिर आप बेरोजगार हो जाते हैं और इस प्रकार बेरोजगारी भारत में बढ़ती जाएगी। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? इसका आंसर होगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत द्वारा पेशे के पूर्व निर्धारण को मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता वश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें निष्क्रिय बना देती है। क्वेश्चन का मतलब है कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक का कहना है कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है जिसके द्वारा पेशे का पूर्व निर्धारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि
व्यक्ति के लिए कार्य अरुचि हो तो वह चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकता, और छोड़ नहीं सकता तो अब वह क्या करेगा, वह उसे टालेगा, उसे टाल कर करेगा, यानी बिना अरुचि के साथ उसे काम करेगा, जिसके कारण व्यक्ति काफ़ी जल्दी निष्क्रिय बन जाता है और फिर वह दूसरा कार्य करने के लायक नहीं रहता, और जिसके कारण यह गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, यानी कैसे जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। लेखक ने पाठ में आर्थिक पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। ये हमारा 8 क्वेश्चन हो गया। लगभग हर बार इस 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही है, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, कल का HW जो क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो का, वो था मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद थी। ये क्वेश्चन दही वाली मंगमा का है, वर्णिका का। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। देखिए, इसका उत्तर होगा, मंगमा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था, क्योंकि एक दिन जब बहू ने किसी बात पर उसके पोते की खूब पिटाई की तो मंगमा ने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इतना सुनते ही बहू उस पर चढ़ बैठी और दोनों में तू मैं होने लगी। इस प्रकार दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। ये हमारा कल का HW क्वेश्चन था। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम 20 के दांत कहानी के सारांश और इसके लेखक परिचय की चर्चा करेंगे, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। यह कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आप इसे देखेंगे। इसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, हमारा आज का HW क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था और वह कहाँ काम करती थी। यदि इसका क्वेश्चन आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, यदि नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके इसका वीडियो देखिए, वर्णिका का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और फिर आके यहाँ मेंशन कीजिए। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।